स्टूडेंट्स वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिकलेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। लेट अस से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे ये 3 पॉइंट चार्ज रखे हैं। साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज ए, there is an equilateral triangle and there are 3 point charges placed on the vertices of this particular triangle. The question says find work done in moving the negative charge to infinity. इस निगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाकर इन्फिनिटी तक लेकर जाने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा है तो यहाँ पे 2 बातें इम्प्लाइड हैं। पहली चीज़, फाइंड वर्क डन इन मूविंग द निगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक हिडन स्टेटमेंट है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये यूजुअली लिखा नहीं होगा बट इट इज़ अंडरस्टूड, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो स्पेसिफिकली लिख के देंगे कैलकुलेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं लिखा है मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, खुद से समझना है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द निगेटिव चार्ज टू इन्फिनिटी। एक और हिडन फ्रेज है, वो है इन मूविंग द निगेटिव चार्ज वेरी स्लोली to infinity. That means the question is saying that our primary purpose is to move this negative charge to infinity. There is no purpose or there is no aim to impart any kinetic energy to this charge. क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको किसी तरीके से इसको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, वो इसको किसी किस्म की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहता है। We will assume that this charge has not gained any kinetic energy. It is very slowly removed from this position and it has been pushed back to infinity. So how much work was done by the external agent? आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। Work done by external agent is always given by final potential energy minus initial potential energy provided the kinetic energy of system has not changed. सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदली है तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सिस्टम का, और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो चार्ज यहाँ था ये इन्फिनिटी पे, ये यहाँ से हटा दिया गया, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। ये 2 पेयर, एक पेयर ऑफ चार्ज है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू क्यू बाई ए। इसके अलावा कोई भी एनर्जी नहीं है बिकॉज ये जो थर्ड चार्ज है इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू इन्फिनिटी, तो इसका इन लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज दिस मच ओनली। व्हाट वाज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इन दिस पोजीशन। सो ऑब्वियसली जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे। ये एक पेयर है चार्जेस का जिनके बीच में इंटरेक्शन है और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू क्यू बाई ए। सिमिलरली ये भी एक पेयर है चार्जेस का और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू माइनस क्यू बाई ए। ध्यान देना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय चार्ज को हमेशा विथ साइन सब्सटीट्यूट करना है। तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, के क्यू माइनस क्यू बाई ए। एंड सिमिलरली ये जो पेयर है
इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए. So the final potential energy is k q square by a minus 2k q square by a. This is our final potential energy of initial potential energy of the system. Very sorry. This is initial potential energy and this is final potential energy. And work done by external agent is final minus initial potential energy. Yes, final minus initial potential energy. So final minus initial. दिस माइनस दिस करेंगे अगर हम, तो हम पाएंगे दिस विल बी इक्वल टू 2k q स्क्वायर बाई ए. सो दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट व्हेन दिस पर्टिकुलर चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इज स्लोली मूव्ड टू इन्फिनिटी. अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, कैलकुलेट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन दिस चार्ज इज बीइंग मूव्ड टू इन्फिनिटी, तो आंसर में सिर्फ आपको यहाँ पे एक माइनस साइन लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब स्लो मूवमेंट है तो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, सिर्फ वहाँ प्लस माइनस साइन का फर्क होता है. तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ऑल सिचुएशंस वेयर मूवमेंट इज एक्सट्रीमली स्लो, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. So with this example, we will now take up next topic, that is electric potential. We will try to understand what is meaning of electric potential. Okay. Just think that we have been given a set of fixed charges. These are our source charges, right? They are fixed, they will not move. And at this particular point we place another point charge. This is our test charge. Now if I ask you to write potential energy of this entire system, if I ask you to write potential energy of this entire system, so there are 4 charges, there will be 6 terms, n minus 1 by 2, 4 into 3 by 2. So there will be 6 terms. इसका इसके साथ interaction, इसका इसके साथ, 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 there will be 6 interactions, right? That will be potential energy of this entire system. 1 मिनट के लिए मैं लिख देता हूँ पहले. Potential energy of this system is, मैं ऐसा लिख देता हूँ, it is k q1 q by r1, k q2 q by r2, then k q3 q by r3. ये इन 3 के इसके साथ इंटरेक्शन हो गए और फिर इन 3 का आपस का इंटरेक्शन, k q1 q2 by some distance whatever it is r1, k q1 q3 by r13 and similarly k q2 q3 by r23. उन टर्म्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट, चलो लिख देता हूँ, k q1 q2 by r12, k q1 q3 by r13, k q2 q3 by r23. ऐसा. यहाँ r23 का मतलब है 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, सिमिलरली r12 का मतलब है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, सो सो. तो ये टोटल 6 टर्म जो है वो इस एंटायर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है. अब क्वेश्चन में ये गिवन है, मान लो सिचुएशन ऐसी है जिसमें कहा गया है कि दीज 3 चार्जेस आर फिक्स्ड. This can move from this point to this point, but these 3 charges always remain fixed. तो मान लो 1 मिनट के लिए कि ये चार्ज यहां से चलकर किसी वजह से यहां आ गया, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदली,
राइट। लेकिन जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदली उसमें ये 3 टर्म कभी नहीं बदले, ये तो वही रहे। इन चार्जेस के बीच की दूरी नहीं बदली, दे आर फिक्स्ड। सो इनका जो आपस का इंटरेक्शन है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस नेवर चेंजेस, ये एक कांस्टेंट है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि ओनली दिस चार्ज कैन मूव, सो इंटरेक्शन ऑफ दीज 3 चार्जेस अमंग देमसेल्फ इज बेसिकली इमटेरियल। आई मीन इसके इस यू नॉट के बारे में हम कभी सोचना ही नहीं चाहते, बिकॉज फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि पोटेंशियल एनर्जी बदली कितनी, इस चार्ज को यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ पहुँच गया, इस समय इसकी स्पीड क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, इनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। बदलेगी कौन सी चीज़? ये, सिर्फ ये चीज़ बदलेगी, नथिंग एल्स। ये एक कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेगा। जब भी हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये यू नॉट और यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। और कौन सा टर्म बदलेगा? तो आंसर है ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही बदलेगा। इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस चार्ज सेट का इसके साथ इंटरेक्शन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये टर्म बदलेगा, ये तो कभी नहीं बदलेगा। तो फिजिक्स के किसी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिसमें सिर्फ इसका मूवमेंट है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये चीज़ है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम ना सोचें तो चलेगा। इन लोगों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी कितनी है ये नहीं सोचें तो चलेगा। हमें सिर्फ ये सोचना है कि इन चार्जेस का इसके साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। सो I'll just write a note that if source charges are fixed, source charges are fixed, their internal interaction may not, rather their internal interaction is not important and may not be considered while discussing मोशन ऑफ चार्ज Q, कैपिटल Q। कैपिटल Q के मोशन को डिस्कस करना है, यहाँ से यहाँ गया, इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई ये जानना है। इसके लिए ये सब इंटरेक्शन लेने की, ये टर्म एक्सट्रीमली सॉरी, ये टर्म कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इम्पॉर्टेंट टर्म ये है, इस पे ध्यान देते हैं। ओनली the interaction of the source charges with Q needs to be considered. ठीक, पोटेंशियल एनर्जी corresponding to these interactions is, ये K, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, K Q1 R1, K Q2 R2, K Q3 R3, ये लाल ब्रैकेट में जो टर्म है। तो ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट इज these 3 टर्म्स, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इन लोगों की इसके साथ इंटरेक्शन की, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा लूजली स्पीकिंग बिल्कुल चलेगा ऐसा बोलना, वी कैन से दैट दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दीज सोर्स चार्जेस। इस पोटेंशियल एनर्जी को इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं भाई,
क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी के बदलने का असर किस पे होगा, इस पे। ये तो इनको तो चलना ही अलाउड नहीं, फिक्स है वो, दे हैव बीन नेल्ड, वो नहीं चलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी बदलेगी उसका सारा असर किस पे होगा, इस पे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इन द फील्ड ऑफ दीज चार्जेस। इन चार्जेस की प्रेजेंस में, इनके इन्फ्लुएंस में रखे हुए इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है ये, ऐसा बोलेंगे। सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q kept in the field of the source charges, राइट। कैपिटल Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है ये। अब इसको देखिए, दैट मीन्स मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये सब चार्जेस फिक्स है, एक टेस्ट चार्ज यहां रखा है, तो कोई बोले कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बोल सकता है ऐसा वो। इसका सिंपल मीनिंग है K Q1 Q/R1, K Q2 Q/R2, K Q3 Q/R3। इन चार्जेस की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी, हम ऐसा बोल रहे हैं। इन चार्जेस के फील्ड में रखे हुए इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ये है। हम इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, इनकी आपस की क्या एनर्जी है नहीं जानना है मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो किसी काम का नहीं है। इन चार्जेस के फील्ड में रखे होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बस यही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर ये चार्जेस फिक्स्ड है तो कैपिटल Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उन सभी चार्जेस की प्रेजेंस में कितनी हुई, इतनी। अब ध्यान दीजिएगा, ये Q कॉमन कर लेने के बाद ये जो ब्रैकेट में टर्म है, ये हम कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस टर्म को हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज सोर्स चार्जेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट का नाम अगर P है तो हम कहेंगे कि इन चार्जेस ने मिलकर यहां एक पोटेंशियल बनाया इतना, और उस पॉइंट पे रखे चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल इनटू Q। ये वैसे ही सोचना है जैसे फोर्स के बारे में सोचते थे। इन चार्जेस ने मिलकर यहां पे एक फील्ड बनाया E, और इस फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया Q इंटू E। वैसे ही अब फिर से सोच रहे हैं हम कि इन चार्जेस ने मिलकर यहां एक पोटेंशियल बनाया जिसकी वैल्यू है K Q1/R, K Q2/R2, K Q3/R3। ये इन सोर्स चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इसको पोटेंशियल कहते हैं, और इस पॉइंट पर रखे कैपिटल Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू दिस पोटेंशियल। सो दिस टर्म, इसको मैं V से डिनोट करूंगा, K Q1/R1, K Q2/R2, K Q3/R3। This term is known as potential, electric potential due to the source charges at point P। पॉइंट P मतलब ये पॉइंट जहां Q को रखा आपने। सो इस टर्म को हम बोलेंगे दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एट दिस पॉइंट। इन चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स Q इंटू E होता है। हम कहते हैं E, इन लोगों ने फील्ड बनाया, Q इंटू E फोर्स है। वैसे ही हम कह रहे हैं इन चार्जेस ने मिलकर यहां एक पोटेंशियल बनाया, Q इंटू V इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। V इज पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्जेस एंड Q into V is known as potential energy of charge Q kept at point P. Potential energy of charge Q kept at P, test charge Q kept at P is Q into V, राइट। ये जो V है टर्म पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जूल पर कूलम, ये जूल ये कूलम। जूल और कूलम दो साइंटिस्ट के नाम अगर एक यूनिट में आ गए तो मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि उस यूनिट का नाम बदल के फिर तीसरे साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं। तो जूल और कूलम, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, इसको हम वोल्ट कहते हैं। सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज
वोल्ट, इट इज जूल पर कूलम। मोटी बात मैंने आपसे ये कहा कि एक चार्ज, सोर्स चार्ज का सेट दिया हुआ है, यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं, सोर्स है, फिक्स्ड है। एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू को लाकर यहां रखा। इस कैपिटल क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर यू है, यू इस पॉइंट पर रखे कैपिटल क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर यू है, तो यू डिवाइडेड बाई क्यू, यू डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ 5 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। यहाँ 5 कूलम चार्ज रखा, इन चार्जेस की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। तो हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कहते हैं V इज इक्वल टू यू बाई क्यू, 20 जूल डिवाइडेड बाई 5 कूलम, दैट इज 4 जूल पर कूलम, दैट इज 4 वोल्ट। हम कहेंगे इन चार्जेस ने इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनाया उसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है, यहां बहुत सारे चार्ज हैं आसपास में, सब फिक्स्ड। यहां लाकर मैंने +1 कूलम चार्ज रखा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है +10 जूल, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। एक कूलम चार्ज, क्यू की वैल्यू 1, एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। यहां +1 कूलम चार्ज रखा, यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 8 वोल्ट, 8 जूल पर कूलम। सो stated in a very simple manner, we can say that electric potential at a point is potential energy of a unit positive test charge placed at that point. ठीक है, ये सब मैंने आपको पोटेंशियल एक्चुअली टर्म हम डिफाइन क्यों करते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, ये सब समझाने के लिए ये सब पढ़ाया। स्कूल एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज पोटेंशियल, तो राइटिंग दिस मच इज सफिशिएंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वहां रखे गए +1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट। In short, if potential energy of a charge Q kept at point P is U, then potential at P is U by Q. If potential energy of a charge Q kept at point P is U, then potential at P is U by Q. +1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं। और किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, जब हम उसको किसी सोर्स चार्ज के आसपास रखेंगे, किसी सोर्स चार्ज की फील्ड में रखेंगे। कुछ सोर्स चार्जेस हैं, उनके प्रेजेंस में किसी चार्ज को रखेंगे तब तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी है, इसलिए इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी। अगर अर्थ ना हो तो स्पेस में हम इस पेन को कहीं भी रखें, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी नहीं। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रखने से पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे ही सोर्स चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा बोलेंगे। और किसी भी पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। हालांकि ये आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये पॉइंट चार्ज सोर्स है, बाकी कोई और चार्ज नहीं है। मैंने अभी Q1, Q2, Q3 लिया था, अब अकेला एक चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, आंसर बहुत सिंपल है, KQ बाई R। अगर अभी आपने यहाँ जो लिखा था वो डिस्कशन को समझा, नहीं समझा, भूल गए, कोई बात नहीं, चलो ऐसे सोचो,
कि यहाँ पे अगर हम +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आंसर है के क्यू इंटू 1/r, के क्यू बाय आर। तो जो दूसरा क्यू है ये 1 है, 1 कूलम। या ऐसा सोचो कि यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी। ये फिक्स्ड है, इसलिए हम इस पोटेंशियल एनर्जी को इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा बोल सकते हैं। तो कैपिटल क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी, तो पोटेंशियल क्या होता है, 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। U बाई क्यू, किसी पॉइंट पर क्यू चार्ज रखने से पोटेंशियल एनर्जी U है, तो पोटेंशियल U बाई क्यू मतलब के क्यू बाई आर होता है। इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, जूल पर कूलम है। ऑब्वियसली पोटेंशियल जैसा अभी हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये बात थी, पर फिर से लिख रहा हूं, पोटेंशियल ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऑफ कोर्स ये बात पहले ही कही जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अलग से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले जिस तरीके से पोटेंशियल को समझाया नॉर्मली बुक में वैसा नहीं लिखा होता है, तो आपको लगेगा कि सर ने ये क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको फील देने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे टर्म की ज़रूरत क्यों है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट P इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स चार्जेस। इसका इफेक्ट सुपर इम्पोज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अकेला ये रहता तो पोटेंशियल के क्यू बाय आर 1, ये रहता तो के क्यू 2 बाय आर 2, एंड सिमिलरली अकेला ये रहता तो पोटेंशियल के क्यू 3 बाय आर 3। तीनों के रहने से पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल ये होगा। ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल लिखते समय चार्ज को हमेशा ही विथ साइन सब्सटीट्यूट करना है। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो हाँ जी ये निगेटिव लिखिए, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निगेटिव होगा, मतलब वहाँ +1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। तो अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना जानते हैं, और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज अगर है तो उसकी वजह से भी हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना जानते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप करके मुझे जल्दी से बता दीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को जरूर सोचिए, उसके बाद वीडियो को ऑन करके सॉल्यूशन देखिए। ये एक स्क्वायर है और ये फिक्स्ड चार्जेस हैं, दीज आर फिक्स्ड सोर्स चार्जेस। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर? What is potential at the center of the square? What is potential at the center of the square? इस स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा। आंसर 0 वोल्ट है, देयर इज नो पोटेंशियल। ये डिस्टेंस अगर हाफ ऑफ द डायगोनल को मैं R लिख लूं, इस सेंटर पे पॉइंट C पे जो पोटेंशियल लिखना है मुझे, ये होगा के क्यू बाय आर, इसकी वजह से के क्यू बाय आर, के 5Q बाय आर प्लस के -8Q बाय आर और के 2Q बाय आर। ये सब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, 5, 6, 2, 8 -8 0। तो ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं जो इस पॉइंट से एक्चुअली इक्वल डिस्टेंस पे रखे थे, और इन सभी चार्जेस का सम 0 था, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो गया, राइट। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस स्क्वायर के सेंटर से पास होने वाली ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये पेन के इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? पेन के इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? ये एक्सिस, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा?
वीडियो पॉज करके सोचिए, आंसर है 0। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से इसकी दूरी को आप कुछ भी लिख लो x, उतनी ही दूरी पे ये चार्ज इससे x, उतनी ही दूरी पे ये चार्ज है और उतनी दूरी पे ये, तो सेम r की जगह x, नया डिस्टेंस x, इस पॉइंट की इससे दूरी है, इस पॉइंट की इससे दूरी, r हो या x, ये तो 0 ही है। तो इस चार्ज पे, स्क्वायर के वर्टिसेस पे जो चार्ज रखें उसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। फिर से जोर देके बोल रहा हूं, पोटेंशियल स्केलर है, उसमें डायरेक्शन जैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 + 2 4 होता है, 4 - 3 1 होता है, 1 - 1 0 होता है। तो यहाँ पे या इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं, ये चार्जेस फिक्स रहेंगे, हाँ, अब मैं एक कैपिटल Q चार्ज को यहाँ लाकर रखता हूँ, तो इस कैपिटल Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 0। ये एक पॉइंट है जहां पोटेंशियल है 0, एक पॉइंट जहां पोटेंशियल V है, वहां Q चार्ज को रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी Q × V होती है। ये पॉइंट ऐसा है जहां पोटेंशियल 0 है, वहां कोई भी चार्ज रखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आंसर है 0। एक और क्वेश्चन, इस कैपिटल Q चार्ज को यहां से खींचकर इंफिनिटी तक लेके जाना है धीरे धीरे। इस कैपिटल Q चार्ज को यहां से खींचकर इंफिनिटी तक लेकर जाना है धीरे धीरे। मैंने कितना वर्क किया? इस कैपिटल Q चार्ज को इस स्क्वायर के सेंटर से इंफिनिटी तक पहुंचाने में मैंने कितना वर्क किया? वीडियो पॉज करके सोचें और आंसर दें। आंसर फिर से 0। क्यों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी है? 0। जब इसको इंफिनिटी पे पहुंचाती है, इन सब चार्जेस के इंटरैक्शन से बहुत दूर इंफिनिटी पे, सारे r x जो भी बोलो, ये सब इंफिनिटी हो गए। तो जब ये चार्ज इंफिनिटी पे चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। अभी भी 0 है, इंफिनिटी पे भी 0 है। इसको इंफिनिटी तक लेके गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदली क्या? आंसर है नहीं। When there is no change in potential energy, work done by external agent is 0. So work done by external agent is 0 if this charge is moved from this point to infinity. इन चार्जेस के आपस के इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो सब क्यों सोचूं मैं? वो तो फिक्स्ड है, इसीलिए पोटेंशियल जैसा टर्म डिफाइन किया। ये सब जब फिक्स्ड है, इनके आपस में क्या खिटर पिटर हो रही है, सोचने की क्या जरूरत है? इन सब ने मिलकर यहां पोटेंशियल बनाया, उस पोटेंशियल की वैल्यू V है, तो यहां एक लाल चार्ज Q रखने से उस लाल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q × V होगी। इस एग्जांपल में इन चार्जेस ने मिलकर यहां पोटेंशियल 0 बनाया, यहां कोई भी चार्ज रखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ इस चार्ज को तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ जब आप इस चार्ज को यहां से इन्फिनिटी पे लेके गए, तो आपका वर्क डन 0 है इस पर्टिकुलर केस में, राइट? स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने समझा कि एक पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R होता है। K मीन्स 1/4πε0। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वहाँ पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दी सोर्स चार्जेस। बहुत सारे फिक्स चार्जेस हैं, उनको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं। उसके फील्ड में जब हम किसी एक चार्ज को रखते हैं तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। अगर Q चार्ज रखा है यहाँ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी U है तो U/Q को हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं बिकॉज ऑफ दीज फिक्स्ड सोर्स चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट सिंपली मीन्स कि मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखना है, अगर कई सारे पॉइंट चार्ज है तो हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है और उसको ऐड कर देना है। प्लीज कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन अक्सर ज़्यादा सिंपल होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है
और वहाँ एडिशन करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम वेक्टर एडिशन करें, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और 2 + 2 4 होता है, 4 - 3 1 ही होता है। पिछली क्लास में जो पढ़ा उसको फिर से रिकलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, -q और +3q, केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ a। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फाइंड ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। Find a point on the line where the electric potential is 0. This is the question. Of course, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करें और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पोटेंशियल 0 हो सके, क्योंकि ये पॉइंट 3q चार्ज के बहुत पास है, जिसकी वजह से एक बड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, और ये पॉइंट -q चार्ज से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उसकी वजह से जो निगेटिव पोटेंशियल बनेगा वो छोटा बनेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं हुआ तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल के 0 होने के कोई चांस नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट इसका नाम रख दे रहा हूं मैं P, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होने के चांस हैं। ऐसा एक पॉइंट जो -q से थोड़ा क्लोज हो। +3q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल बना, -q चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल, उसको कैंसल आउट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये पॉइंट -q के क्लोज हो। जैसे हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पे पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है, -q चार्ज से x डिस्टेंस पे पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है वेयर पोटेंशियल इज 0। सो फॉर पोटेंशियल टू बी 0 at a point like P, we must have k -q by x plus k 3q by a minus x is equal to 0। देखिए, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल को लिख के और उसका एडिशन कर देना है आपको, सिंपल अलजेब्राइक एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो -q चार्ज से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहां पोटेंशियल होगा k -q by x, और +3q चार्ज से पॉइंट a x डिस्टेंस पे है, तो यहां पे पोटेंशियल होगा k 3q by a x। इन दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू 3/a x। 1/x is equal to 3/1 - x, which implies that 3x plus x 4x is equal to a, which implies x is equal to a/4। जी हाँ, यहाँ से a/4 डिस्टेंस और यहाँ से 3a/4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पॉसिबल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। डायग्राम को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि एक और पॉसिबल पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने के चांस है। वो पॉइंट यहाँ कहीं हो सकता है, इसका नाम हम R रख लेते हैं। चलो, लेट अस से ये पॉइंट Q से R डिस्टेंस पे। क्यों? फिर से ये पॉइंट निगेटिव चार्ज के पास है और पॉजिटिव चार्ज से दूर है, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। पॉइंट R पे फॉर potential to be 0 at point R, what will we write? Potential due to -q charge is k -q by R, k -q by R. Potential due to 3q charge is a plus R,
k3q by a plus r. This sum should be 0. This implies that 3 by a plus r is 1 by r, which implies that 3r minus r 2r is equal to a, which implies r is equal to a by 2. That means यहाँ से चार्ज, यहाँ से पॉइंट a by 2 डिस्टेंस पे और यहाँ से पॉइंट 3a by 2 डिस्टेंस पे है. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो अगर ये चार्ज 3 गुना बड़ा है, इससे 3 गुना बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो डिस्टेंस भी 3 गुना है. ये है a by 2, ये है 3a by 2. डिस्टेंस भी 3 गुना है और चार्ज भी 3 गुना है. तो मैग्नीट्यूड जो होगा पोटेंशियल का बिकॉज ऑफ दिस चार्ज और बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, दोनों सेम होंगे, प्लस माइनस साइन का फर्क है, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो जाएगा. अब मैं आपसे यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, फाइंड वर्क डन इन मूविंग a charge plus q from r to infinity. पॉइंट r से इंफिनिटी तक एक प्लस q चार्ज को मूव करना है. फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस. पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था जब स्टेटमेंट ऐसा हो तो इसका मीनिंग होता है फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज q फ्रॉम पॉइंट r टू इंफिनिटी. So the primary purpose is to move the charge. We are not willing to impart kinetic energy to the charge. तो चार्ज के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देना है हमें उसको स्लोली किसी तरीके से इन्फिनिटी पे पहुंचा देना है. और इस प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज गिवन बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डू वी नीड टू राइट? हमें लिखना है इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दीज आर सोर्स चार्जेस. इन सोर्स चार्जेस की प्रेजेंस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो ये दोनों तो मूव हो नहीं रहे, दे आर फिक्स चार्जेस, तो फिर इनके इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फायदा ही क्या है? तो इसीलिए तो हमने पोटेंशियल नाम की चीज बनाई कि ये लोग तो फिक्स है, इनका आपस में क्या एनर्जी है उससे मुझे क्या लेना देना है. इन लोगों की प्रेजेंस में इसको जब रखा तो इसके और इसके इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी वही इंपॉर्टेंट है. और यहाँ जो चार्ज आपने रखा कैपिटल क्यू, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे सोच के लिखते हैं? ऐसे, इन सोर्स चार्जेस ने यहाँ पे एक पोटेंशियल बनाया V. उस V वोल्ट वाले पॉइंट पर Q चार्ज को रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू V. V वोल्ट वाले पॉइंट पे चार्ज Q को रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू V. ये सोर्स चार्जेस हैं, इन्होंने यहाँ पोटेंशियल बनाया V और हमने एक नया चार्ज टेस्ट चार्ज Q यहाँ रखा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी. तो बिकॉज अभी हमारे डिस्कशन में पॉइंट R पर पोटेंशियल क्या है, V की वैल्यू क्या है पॉइंट R पे 0. तो जब कैपिटल Q चार्ज R पर रखा था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0, राइट. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, वेरी सॉरी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0. और जब हमने इस चार्ज को इन्फिनिटी पे कर दिया, उठा के इन्फिनिटी पे रख दिया, तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है ही. तो यहाँ भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज सिंपली इक्वल टू 0. तो एक चार्ज को इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक ट्रांसफर करने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन 0 है. नो वर्क हैज बीन डन. चलिए, पिछली क्लास में जो पढ़ा उसको और आगे बढ़ाते हैं और उस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं. सपोज वी हैव ए चार्ज रिंग. ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है. ये एक चार्ज रिंग है, इस पे चार्ज है Q, इसका रेडियस है R और क्वेश्चन कहता है फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग.
रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताइए। टोटल चार्ज Q है इस रिंग के ऊपर, रेडियस R है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताइए। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, क्या आपको लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को लिखने में कुछ गलती की है? क्या मुझे क्वेश्चन ऐसा लिखना चाहिए था, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग? शुड आई से दैट दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड? इज इट नेसेसरी? Will it make any difference to the answer if the ring is, whether the ring is uniformly charged or it is non-uniformly charged? Answer is no, it is perfectly all right. Even if the ring is non-uniformly charged, you will get the same answer. मान लो एक मिनट के लिए ऐसा सोचो, इतने दूर में कोई चार्ज नहीं है, पूरा Q चार्ज यहां से यहां रखा है, यहां बहुत घना है और यहां एकदम नहीं है चार्ज। सपोज ऐसा सिचुएशन है, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? हम पोटेंशियल लिखते कैसे हैं? हम पोटेंशियल लिखते हैं, ये जो चार्ज रिंग है ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन है। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज हैं। यहां पे इस सिस्टम में सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज थे, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा, इसकी वजह से लिखा, जोड़ दिया। इस रिंग के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, उन सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से सेंटर पॉइंट C पर हमें पोटेंशियल लिख के जोड़ना है। हर एक रेड डॉट की वजह से, छोटे 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 जितने भी चार्ज है रिंग के ऊपर, सबकी वजह से C पर पोटेंशियल लिख के जोड़ना है। और ये काम तो बड़ा आसान है भाई। देखिए आप, हम पोटेंशियल लिख रहे हैं पॉइंट C पे। मान लो एक मिनट के लिए, मान लो ये जो रेड डॉट है ये चार्ज है Q1, dQ1 भी लिख सकते हो, डेल्टा Q1 लिख दो, चलो Q1 ही लिखा रहने दो यार। तो उसकी वजह से जस्ट इमेजिन कि Q1 जो है वो बहुत ही छोटा चार्ज है, एक डॉट पॉइंट चार्ज की तरह है। इस Q1 चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पॉइंट C पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ1/R। ये दूसरा छोटा चार्ज है Q2, ये Q2 चार्ज पॉइंट C से कितनी दूरी पे है, सेम डिस्टेंस R, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ2/R। ऐसे ही ये Q3, Q4, Q5, Q6 है, सभी चार्ज इस सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे हैं, तो सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ऐसे ही लिखा जाएगा, KQ1/R, इसकी वजह से KQ2/R, KQ3/R, KQ4/R, KQ5/R, KQ6/R, सो ऑन सो फोर्थ। पूरे रिंग पे जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं सबकी वजह से हम पोटेंशियल को लिखेंगे और उसे ऐड कर देंगे। एडिशन कैसा है, सिंपल अलजेब्राइक एडिशन, कोई वेक्टर नहीं, कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है। It is a scalar quantity. It is joule per coulomb, unit of potential. तो इसको हम सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, K और R तो कॉमन है सभी टर्म्स में, या ऐसा हो जाएगा, दैट मीन्स K/R, K मीन्स 1/4πε0, K/R Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 Q6 Q7 Q8 Q100 Q1000 Q lakh Q करोड़, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट चार्ज सबका सम, वो क्या है, आंसर है टोटल चार्ज ऑन दी रिंग KQ/R। अगर इस रिंग के ऊपर चार्ज कैपिटल Q है तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल KQ/R होगा। It doesn't make any difference whether the charge is uniformly distributed or non-uniformly distributed। यहां से कुछ चार्ज को उठा के यहां रख दें, यहां से कुछ चार्ज को उठा के यहां रख दें, तो क्या ये एक्सप्रेशन बदलेगा? नहीं, हर पॉइंट चार्ज की सेंटर से दूरी तो R ही रह जाएगी। डायरेक्शन का कोई सेंस है नहीं, डायरेक्शन पोटेंशियल में कोई चीज नहीं होती, तो ऑब्वियस ही बात है कि हर हाल में हमारा आंसर KQ/R ही होगा। तो इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। चलिए अब बताइएगा मुझे, सपोज मैं आपको सिर्फ एक सेमी सर्कुलर हाफ रिंग देता हूं, ये एक हाफ रिंग है जिसके ऊपर चार्ज है R, इसका भी रेडियस R है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। वी हैव टू गेट पोटेंशियल एट C। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट C? एक हाफ रिंग है,
उसके ऊपर चार्ज q है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? वीडियो पॉज करके सोचिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट इट राइट, इट इज द सेम आंसर KQ/R। ये तो सेम क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मान लो इतनी दूर में चार्ज नहीं है, 1 मिनट मान लो हाफ ऑफ द रिंग पे चार्ज नहीं है, सिर्फ आधे ही रिंग पे Q चार्ज, तो भी तो हमारा आंसर यही है, क्योंकि हर चार्ज पॉइंट R डिस्टेंस पे है। हर चार्ज पॉइंट Q1 की वजह से पोटेंशियल KQ1/R, KQ2/R, KQ3/R, KQ4/R, KQ5/R, KQ6/R, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? KQ/R। तो ये 1/4 ऑफ द रिंग अगर होता या 1/3 ऑफ द रिंग अगर होता और उसके ऊपर चार्ज Q रखा होता तो भी पोटेंशियल क्या होता? KQ/R। द पॉइंट इज कि द एंटायर चार्ज Q इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो शायद अभी आप इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे दे देंगे। अगर मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल हो, शेल, ये फुटबॉल है, रिंग नहीं है, ये हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, पॉइंट C पे पोटेंशियल क्या होगा? एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, एक हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे टोटल चार्ज Q है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? आंसर है KQ/R। क्यों? रीजन वही है कि पूरा का पूरा चार्ज, हर एक चार्ज पॉइंट, हर एक छोटा चार्ज सेंटर से R डिस्टेंस पे, each and every charge is at same distance R from the center, each and every charge is at same distance R from the center, so the potential at center point will be KQ/R beyond doubt. Okay, now let us take up another question which is again a small derivation in your textbook. तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of a charged ring. Electric potential on the axis of a charged ring. इसके लिए हमने फील्ड कैलकुलेट किया था कुछ क्लासेस पहले। उस समय मैंने एकदम याद करके लिखा था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। आज मैं फिर से यूनिफॉर्म वर्ड को मिस कर रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इट इज एनी रिंग ऑफ रेडियस R and P is a point on the axis of the ring at a distance x from the center. Axis means line passing through the center perpendicular to plane of the ring. Ring is like this और उसके सेंटर से ऐसे एक लाइन जा रही है। ये एक्सिस सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हमें इस रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखना है। वीडियो पॉज करके खुद से कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने, बल्कि सारे लोगों ने सही आंसर पाया होगा। यहाँ पे अगर हम एक छोटा पॉइंट चार्ज लें, इस पॉइंट चार्ज की पॉइंट P से दूरी कितनी है? आंसर है √R² प्लस x²। अब इस रिंग के ऊपर कहीं भी पॉइंट चार्ज लें, कहीं भी, उस पॉइंट चार्ज की पॉइंट P से दूरी कितनी है? सेम, स्मॉल r, √R² प्लस x²। एक रिंग है और ये पॉइंट P से जोड़ दो रिंग के सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट। ये रिंग है, पॉइंट P से रिंग के सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट की दूरी सेम डिस्टेंस है। तो सारे ये लाइंस जो है कौन बनाएंगे? तो नेचुरली हर पॉइंट चार्ज की वजह से जो चार्ज होगा वैसे पोटेंशियल होगा वैसे ही लिखेंगे KQ1/r। एक चार्ज की वजह से KQ1/r, दूसरे की वजह से भी KQ2/r, so on so forth. So simply the potential will be, ऐसा लिख देते हैं, आपके स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन आता है इसलिए लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। पोटेंशियल ड्यू टू
a small charge delta q on the ring, of course at point P, is k delta q by small r. पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लिया डेल्टा क्यू, तो बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा क्यू चार्ज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी के डेल्टा क्यू बाय आर. और ऐसे डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू जितने भी चार्ज है पूरे रिंग पे, सबकी वजह से पोटेंशियल लिख के ऐड कर देना है. सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be obtained by adding potentials due to each and every charge element. The total potential at P is obtained by adding potential due to each of the small charge element, and therefore potential is summation of potential due to each charge element. This is sigma. हर ऐसे डेल्टा क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल को जोड़ देंगे. तो व्हेन वी आर एडिंग के एंड आर आर कांस्टेंट, समेशन साइन के अंदर सिर्फ डेल्टा क्यू है, सो दिस बिकम्स के आर क्यू. ऑब्वियसली यहाँ हर चार्ज पॉइंट इस पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे, इसलिए जो पोटेंशियल है वो के टोटल चार्ज क्यू बाई स्मॉल आर तो होगा ही, और स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के कैपिटल क्यू under root r square plus x square. So this is the formula for potential at point P because of a uniformly charged ring. अच्छा बताओ क्या मैंने इस बार गलती कर दी? इस बार भी मैंने नहीं लिखा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. नहीं, मैंने फिर से गलती नहीं की. ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, आंसर यही होगा. सोच के देखिए, बिकॉज ईच एंड एवरी चार्ज पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम पॉइंट P, and potential being a scalar, there is no sense of direction, we are not doing any vector addition, so this answer is perfectly okay even if the charge is non uniformly distributed on the entire ring. Okay, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पोटेंशियल हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसको फिर से रीस्ट्रेस करने के लिए, दबाव देने के लिए, जोर देने के लिए, आपको बताने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं. देखिए, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. वाह, मैंने इस बार यूनिफॉर्मली ध्यान देके बोला है, कारण पूछूंगा मैं क्यों बोला है. O is the center of the ring, R is the radius of the ring, and charge on this ring is Q, right? On the axis of the ring, at a distance x, there is a point charge having charge minus Q and mass m. This is a particle having mass m, which is also having charge of minus Q. Now this particle is released from this position. This particle, I let it go, I leave it, कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ. Particle is released from a point on the axis at a distance x from the center of the ring. आपको बताना है what will be speed of the particle when it reaches point O. This is a uniformly charged ring. A particle is released at point, let us say A. Find its speed
when it reaches point O. यहां से छोड़ा, जब ये O पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बतानी है। उससे पहले जरूरी है ये बताना कि अगर मैं यहां यूनिफॉर्मली चार्ज न लिखूं तो क्या ये क्वेश्चन ठीक रहेगा? मैं बोलूं कि ठीक है, रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, तो क्या ये क्वेश्चन आपको मीनिंगफुल लगता है, या फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो? सोच के बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। देखिए, पोटेंशियल लिखने के लिए तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है कि नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन फील्ड, यहां पे हम फील्ड लिख सकें, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और उसकी वैल्यू जो भी होता है के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज टू दी पावर 3/2 समथिंग लाइक दैट। तो वो जो फील्ड का एक्सप्रेशन था, दैट इज ट्रू ओनली इफ दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस होगा हर पॉइंट पे, ओनली व्हेन ring is uniformly charged. If the ring is non-uniformly charged and that too in a random manner, we may not get electric field in this direction. अगर यहाँ चार्ज ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो इन ज़्यादा चार्जेस की वजह से फील्ड का एक कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगा वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो फील्ड का एक ऐसा भी कंपोनेंट होगा। जब रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज था तो यहाँ और यहाँ के चार्ज ने मिलकर जो फील्ड बनाया था वो ऐसा बनाया था, ऐसा, और उनका रिजल्टेंट ऐसा हो गया था। तो जब यहाँ का चार्ज और यहाँ, मान लो यहाँ चार्ज है ही नहीं और यहाँ चार्ज है, तब तो इसकी वजह से जो फील्ड ऐसा बनेगा उसका वाई कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं। तो चार्ज को जब हमने यहाँ पे छोड़ा, वो एक्सिस के अलोंग ही चले, ये तभी पॉसिबल होगा जब उस पर फोर्स अलोंग दी एक्सिस है। अगर चार्ज के ऊपर फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, तब तो चार्ज एक्सिस को ही छोड़ देगा, सो इट मे नॉट रीच पॉइंट ओ। तो हो सकता है कि चार्ज पॉइंट ओ तक पहुंचे ही नहीं, जो ऐसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ से छोड़ा, जब वो ओ पर पहुंचेगा तो स्पीड बताओ। अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग नहीं होने से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, ऐसा या ऐसा होगा। तो उस केस में चार्ज इस एक्सिस को छोड़ देगा एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो ओ तक पहुंचे ही नहीं, तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा। So that's why I have taken this precaution. I am saying that ring is uniformly charged. ये uniformly charged ring है. That means electric field everywhere on this axis is towards right. Negative charge के ऊपर, negative charge के ऊपर electric field का force field के opposite होगा, ऐसा। इस चार्ज को जैसे ही छोड़ोगे तो इस रिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने की वजह से, निगेटिव चार्ज है ये, force जो लगेगा और that will be towards left. So this charge will start moving along the axis towards left. So it will definitely reach point O because all throughout it is getting attracted by the ring. Ring इसको attract कर रहा है। एक कॉमन सेंस लेमैन, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा यार ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव, तो अट्रैक्शन तो होगा ही। जो ज़्यादा पढ़ लिख गए वो ऐसे बोलते हैं कि रिंग ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो राइट साइड में है, निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के ऑपोजिट फोर्स लगाती है, फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में है, तो ये चार्ज ऐसा चलता हुआ ओ तक पहुंचेगा। अब क्वेश्चन है कि जब वो पॉइंट ओ पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, दिस चार्ज इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये चार्ज जब मूव कर रहा है तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में, दैट्स ऑल, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग। और जब भी किसी सिस्टम पर वर्क परफॉर्म करने वाले सारे फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के हों, जब भी किसी सिस्टम पर वर्क परफॉर्म करने वाले सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हों, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। जब भी किसी सिस्टम पर वर्क परफॉर्म करने वाले सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हों, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। वो चार्ज की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। यहाँ से छोड़ा, इसकी स्पीड 0 थी, अट्रैक्शन की वजह से चलता 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 इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ओ पर पहुंचा तो लेटेस्ट से इसकी स्पीड v हो गई। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे,
एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे ऐसा, जब चार्ज O पर पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, O पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू A पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, A पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। O पर चार्ज पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वही होगी ये सम जो कि A पर था, उसका सम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी एट O, यही हमसे पूछा गया है। लेट दी स्पीड बी v, ये पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी एट O कैसे लिखेंगे? O पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे हम? याद करना, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इस चार्ज की वजह से इस रिंग ने यहां पे एक पोटेंशियल बनाया O पे, VO। उस जगह पर आपने रखा -Q चार्ज, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी VO इंटू -Q। इस रिंग चार्ज की वजह से O पर जो पोटेंशियल है, O पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इंटू -Q चार्ज। तो पॉइंट O पर इस सोर्स चार्ज, रिंग चार्ज की वजह, रिंग चार्ज एक सोर्स चार्ज है, इसके इस सोर्स के फील्ड में ये टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, तो ये फिक्स चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एट O, और वहाँ जब ये -Q चार्ज पहुँचेगा O पॉइंट पर, तो वहाँ का पोटेंशियल इंटू -Q, यही इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट इज इक्वल टू, A पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, रेस्ट से छोड़ा, A पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट A -Q, पोटेंशियल एट A बिकॉज ऑफ दिस रिंग चार्ज, इस रिंग चार्ज की वजह से पॉइंट A पर पोटेंशियल इंटू ये -Q चार्ज, ये -Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है इन द फील्ड ऑफ दिस रिंग चार्ज। ओके, so we can write half mv square is minus, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? एक रिंग के ऊपर चार्ज Q है, रेडियस R है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल होता है K/Q/R, एक चार्ज रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल इंटू -Q, ये माइनस मैंने पहले लिख दिया ऐसा, और VA, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, रिंग के एक्सिस पे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ√R² + x²। ठीक, अभी डेरिवेशन किया, ये लिखा है इंटू -Q, तो -Q। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करके V कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप खुद से कर लीजिए। KQQ 1/R -1/√R² + x²। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ V। तो सेंटर पे पहुंचकर चार्ज की स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली। तो किसी फिक्स सोर्स चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक बार याद कर लिया कि रिंग चार्ज की वजह से एक्सिस पे ये पोटेंशियल होता है, तो अब इस रिंग के एक्सिस पे कोई भी चार्ज रखो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल इंटू ये चार्ज, ये इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन इट इज इन फील्ड ऑफ रिंग। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे याद किया, किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना मेरे लिए आसान हो गया, इसलिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ओके, एक स्फेरिकल चार्ज की वजह से पोटेंशियल के फॉर्मूले हम थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे। इस बीच जस्ट एक क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस के लिए करें। ये एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, इसकी लेंथ L है और इस पे लैम्डा कूलम चार्ज पर मीटर लेंथ। ये एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, एक लाइन के ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर लेंथ चार्ज रखा हुआ है। इस लाइन चार्ज के इस एंड से
एल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फाइंड पोटेंशियल एट पी। वीडियो को पॉज करेंगे और सभी लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। ये एक लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ एल है, इस पे लैम्डा कूलम चार्ज पर मीटर लेंथ रखा है और इस लाइन चार्ज के एक एंड से एल डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज करके खुद से कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहा था। जी हाँ, ये सिमिलर क्वेश्चन है और आप सिमिलर तरीके से एलिमेंट लेकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे, पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे यहां एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस लाइन चार्ज पे जिसकी लेंथ है dx। dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट, चार्ज on an elemental length dx can be written as lambda dx. Lambda is charge per meter length, therefore charge on dx length of the line will be lambda dx. ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है, इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट p। ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है, इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट p। Therefore, potential due to this charge, potential due to this elemental charge, small potential dV, due to this small charge dq will be k dq by x। एक पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल k dq by x, k लैम्डा dq की जगह लैम्डा dx लिख दिया, दैट्स ऑल। ऐसा k लैम्डा dx बाई x। अब इस लाइन चार्ज के ऊपर यहां से लेकर यहां तक जितने भी ऐसे छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट हैं, सब छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की तरह है, सबकी वजह से यहां पोटेंशियल लिख के हमें ऐड करना है। और ये एडिशन कौन करता है हमारे लिए? इंटीग्रेशन। पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P will be obtained by summing up the potential due to each element। हर एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल जोड़ने पे हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल मिलेगा। दैट्स वाई we will perform this integration. Integration is a mathematical method of adding infinite number of infinitesimally small terms. Infinite number of terms हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि उन सब बहुत छोटे छोटे हैं। हर एक चार्ज एलिमेंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो उन सबका कंट्रीब्यूशन, बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल, उन सबका सम जब हमें करना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट रखेंगे। क्या लिमिट रखेंगे? पहला चार्ज का टुकड़ा कहाँ मिला? जब x की वैल्यू l थी। आखिरी चार्ज का टुकड़ा कहाँ मिला? जब x की वैल्यू 2l हो गई। तो x इज चेंजिंग फ्रॉम l टू 2l, x इज चेंजिंग फ्रॉम l टू 2l। l पे पहला टुकड़ा और x इज इक्वल टू 2l पे आखिरी टुकड़ा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये याद है 1/x का इंटीग्रेशन लॉगरिथम x होता है, log x होता है, ऐसा। तो ये बन गया k लैम्डा। अब हम x की जगह 2l लिखेंगे, log ऑफ 2l माइनस log ऑफ l, x की जगह l लिखेंगे। अपर लिमिट माइनस log ऑफ x की जगह लोअर लिमिट, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a माइनस log b,
log A अपॉन बी होता है। अगर कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते हैं तो याद करेंगे, log A log B का डिफरेंस log A अपॉन बी होता है, और यहाँ अगर प्लस होता तो log A इंटू बी होता है। सो log 12 बाई एल, log ऑफ 12 बाई एल, एल एल कैंसिल हो गया और ये log 2 बचेगा। सो k लैम्डा log 2, k लैम्डा log 2, राइट, k लैम्डा log 2। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया पॉइंट P के ऊपर। तो आज हमने बेसिकली पोटेंशियल को डिफाइन किया, पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखना सीखा, एक रिंग चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल लिखना सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।